स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिनेमाटोग्राफर या जिसे डीओपी या डीपी भी कहा जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए इनकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि फ़िल्म जो होता है ना साइंटिफिक टूल नहीं है कि ये माइक्रोस्कोप है, ये सिस्टम है, इसको क्लिक करो यही आएगा। ये साइंटिफिक नहीं होता है, इसमें आर्ट होता है। तो हर सिनेमेटोग्राफर का एक अपना समझिए आर्टिस्टिक सिग्नेचर होता है। तो अगर आप गलत स्टोरी के लिए गलत मिक्सचर ले आते हैं तो फ़ील नहीं आता, ऑडियंस नहीं ठीक से इमोशनली बॉन्ड कर पाती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक सही आर्ट डायरेक्शन पे गाड़ी चले। तो इसी के लिए सबऑर्डिनेटेड इसको ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। यानी कि डायरेक्टर जो है डायरेक्टर के पास ओवरऑल पिक्चर है, लेकिन उसे एक्जीक्यूट करने का काम सिनेमाटोग्राफर करेगा। तो डायरेक्टर मेन समझ लीजिए गाइडिंग है और उसका नीचे जो आता है सिनेमाटोग्राफर आता है। तो इसे पार्ट ऑफ फिल्म क्रू कहा जाता है, यानी कि पूरा जो क्रू बैठेगा उसमें ये लोग काम करते हैं। और डायरेक्टर का काम होता है पूछना, मतलब पूछना में क्या बताना होगा कि भाई मेरे को ये चाहिए। कैसे डिलीवरी होता है ये सिनेमाटोग्राफर का होता है। जैसे कि अगर आपका डायरेक्टर हो जाएगा वो बोलेगा देखो भैया मुझे मूड इवनिंग लाइट में गोल्डन आवर्स में हमको ये सीन करना है। कैसे करना है, कहाँ कैमरा रखना है, कहाँ लाइटिंग होगी, कहाँ पे कौन सा लेंस इस्तेमाल हो, वो सब आपका डिपार्टमेंट नहीं है। वो डायरेक्टर बस बता देगा हमको ये चाहिए, आप कैसे डिलीवरी करते हो वो आप है। तो बात बनता है डायरेक्टर करता क्या है? डायरेक्टर का काम होता है स्क्रिप्ट में जान डालना, यानी कि स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर को देगा और डायरेक्टर उसको पढ़ेगा, समझेगा। डायरेक्टर के पास सबसे अच्छा ये होता है स्कोप होता है कि समझने का कि क्या होने वाला है। सीन बाय सीन नहीं, पूरी मूवी में पूरी स्टोरी में उस लेवल पे डायरेक्टर बहुत अच्छा रहता है। तो डायरेक्टर का काम होता है स्क्रिप्ट में जान डालना, और वो कैसे जान डालने के लिए पीसेस चाहिए ना, तो वो पीसेस बनाने का काम होता है सिनेमाटोग्राफर का। तो ये होता है और ये दोनों का काम टुगेदर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते यानी कि मान लीजिए डायरेक्टर एक्सपीरियंस है लेकिन सिनेमाटोग्राफर नहीं है एक्सपीरियंस, आउटकम अच्छा नहीं होगा। या मान लीजिए दोनों बहुत टैलेंटेड है, बम बम टैलेंट है, लेकिन दोनों के बीच में फ्लो नहीं आ रहा है ठीक से, नहीं पिक्चर अच्छी दिखेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों का मतलब डायरेक्टर और आपका सिनेमाटोग्राफर जो है दोनों की शादी अच्छे से हो। फिर अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ जो कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पूछेगा, ये डिलीवरी करेगा, ये एक रफ आइडिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली लॉक रहे। पिक्चर बाय पिक्चर में ये चेंज होता है और फ्लूइड भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि डायरेक्टर बोलता है यार मेरे को ये सीन ना गोल्डन आवर में चाहिए। आपका सिनेमाटोग्राफर देख के बोल सकता है कि यार मैंने सीन सेटअप किया, फील नहीं आएगा सर। वो उसका डिपार्टमेंट है, वो उस फील्ड में रहता है, वो जानता है कि यार आप जो माँगना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ आप क्या माँग रहे हो, बट फील नहीं आएगा सर। मे बी वी ट्राई डिफरेंट थिंग। ये होता है, बैक एंड फोर्थ होता है। एक ही सीन को कई बार अलग-अलग तरीके से शूट भी किया जाता है कई बार कि ट्राई करके देखते हैं कौन-सा सही आता है। तो यहाँ पे समझिए कंट्रोल जो होता है फ्लूइड होता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर ने बोल दिया तो हो गया या सिनेमेटोग्राफर को वही करना ही पड़ेगा जो डायरेक्टर बोलता है। दोनों का बैक एंड फोर्थ होता है। उल्टा भी हो सकता है कि मतलब डायरेक्टर बोल रहा है नहीं यार ये लेंस पे वो मेरे को फील नहीं आ रही, तुम लेंस बदल दो, फील नहीं आ रहा है। या बोल देंगे 50 मिलीमीटर शूट कर रहे हैं, अरे यार नहीं गलत शूट हो गया, एक काम करो 24 पे कर दो। जो भी है वो लोग होता है, आगे पीछे होता रहता है। तो यही समझिए ये मेरा बेस्ट सीन है जॉन विक पार्ट 1 का। उसके बाद जॉन विक कार्टून बन गया लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छा था। जॉन विक का बहुत बहुत सही सीन था। अब बात करते हैं फ्रेमिंग। सबसे पहला काम होता है किसी भी सिनेमाटोग्राफर का फ्रेम करना, यानी कि जो लोग आप ऐसे देखते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, डायरेक्टर एक रफ आइडिया लेता है कि यहाँ पे एक्टर्स है। सिनेमाटोग्राफर का काम होता है कि भैया जो आप जैसे सुनते होंगे रूल ऑफ थर्ड, कैसे चीज़ों को फ्रेम करना है, कैमरा लेके एक्चुअली करना है, ये काम आपका ये समझ लिया सिनेमाटोग्राफर करता है। और फ्लेमिंग कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली बात तो वही आपका दिखा रहा है ना कि क्या चीज़ पे देखना है क्या चीज़ नहीं देखना है। ये सबसे पहला काम तो वही होता है। और उसके बाद ये समझिए क्वालिटी, सीन की क्वालिटी क्या है वो डिपेंड करता है आपका इसी से, फ्रेमिंग से। अगर फ्रेमिंग खराब है, जैसे मान लीजिए आप मेरे को देख रहे हो और मैं ऐसा हो जाऊँ, लगेगा खराब सीन लगे ना, मैं ऐसे ही बात करने लगूँ खराब लगेगा। तो वही समझिए कि फ्रेमिंग से क्वालिटी कंट्रोल होती है कि कितने लाइन्स हैं, कितने एजेस हैं, कौन लाइन किधर जा रहा है, कौन किधर से किधर आ रहा है, ये सारी चीज़ सिनेमाटोग्राफर करता है। और रहा बात की इमोशन कन्वे करना, सिनेमाटोग्राफर का, जैसे कि मान लीजिए वो दिखाना चाहता है कोई बंदा स्ट्रेस्ड है, वो चेहरा पे ज़ूम इन कर देगा कि भैया चेहरा में देखो, पसीना देखो, देखो स्ट्रेस दिख रहा है। ऑब्वियसली एक्टिंग को एक्टिंग भी करनी होगी, जिसे कहते हैं टैलेंट, हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री में, टैलेंट को एक्टिंग आनी चाहिए। तो अगर टैलेंट अच्छे से एक्टिंग करे तो सिनेमाटोग्राफर भैया इस पे फोकस करो, और वो ऐसा कर सकता है कि भैया इस पे पुल करो, फोकस करो, जैसे पसीना गिर रहा है तो पसीना पे फोकस करो। वो सब कर सकते हैं ताकि इमोशंस जो है निकालने का काम फ्रेमिंग से होगा। और ये समझिए कि मोशन के साथ चेंज होता है फ्रेमिंग। जैसे कि ये टाइटैनिक का बहुत पॉपुलर सीन है, तो जब ये सीन साइड में रहता है तो देखिए कि इतना बढ़िया सा अरेंजमेंट किया कि जो होराइजन लाइन है वो गर्दन पे पड़ रहा है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट किया। अगर उसका आप स्टिल शॉट देखेंगे वो एकदम आर्ट पीस जैसा दिखता है। ऐसा क्यों है? अगर हाथ से रहता तो हाथ खो जाता, अगर यहाँ पे रहता तो गलत कट होता, एकदम यहीं पे कट हुआ है। लिख के दे सकते हैं, 3-4 बार ट्राई में आया है ये।
एकदम ऐसे एकदम परफेक्ट मैच करना ताकि सीन में वो हार्मनी रहे कि एकदम बटर जैसा रहे, वो सब इतना आसानी से नहीं होता। सीजी से करो, कुछ भी करो, लेकिन ध्यान देना पड़ता है कि भैया कौन चीज़ कहाँ पे आ रहा है, कौन चीज़ कट हो जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं ना कि जब इस तरह के सीन में फ्लो आने का काम फ्रेमिंग से होता है। फ्रेमिंग आप ठीक से नहीं करो, तो गोल-गोल घूमते रह जाएँगे। और एक्शन सिनेमा में कि देखिए आप मतलब हीरो एक साइड से आएँगे, मतलब राइट साइड की तरफ जाने मतलब राइट से अब कैमरा में उल्टा हो जाता है तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। मतलब समझिए एक तरफ से एक्टर हमेशा जाना चाहिए, जो अच्छे एक्टर, दूसरे हमेशा दूसरे साइड से एंट्री करना चाहिए। ये आप हर पिक्चर में ध्यान दीजिए। सबकॉन्शियसली भी होता रहता है। मतलब सिनेमेटोग्राफर ये करते-करते आदत पड़ गया है। तो हमेशा देखिए कि हीरो की एंट्री एक डायरेक्शन से होती है और विलेन की एंट्री एक डायरेक्शन से होती है फ्रेम में। विलेन हमेशा फ्रेम में पीछे से आ सकता है कि अरे! मैं आ गया। और हीरो का सामने से एंट्री लाया जाता है। ये सब सटल काम होता है फ्रेमिंग का, और ये करने से आप स्टोरी इमोशनली कन्वे कर सकते हैं। और कई बार आप पिक्चर में देखिए उलट भी देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ड्रामा है, तो उसमें कैरेक्टर्स में ये होता है ना कि इस टाइम ये कैरेक्टर अच्छा था लेकिन अब बिगड़ गया। तो आराम से वही कैरेक्टर का एंट्री किया होगा फ्रंट से एकदम मैं हीरो हूँ, लेकिन फिर वही कैरेक्टर जब कुछ बुरा हो गया, जब हो गया कि नहीं भैया तो गड़बड़ हो गया, तो पीछे से उसका कैमरा आने लगेगा कि भैया ये तो अब दादाजी बन गए। तो ये सब फ्रेमिंग का काम होता है। ये पहला स्टेप होता है कि पहले आप फ्रेम तो करो कि क्या दिखाना है, किसको कहाँ रखना है, किसको ब्लॉकिंग करना है, सिर के ऊपर कितना जगह देना है। सिर को मतलब और काटना होता है तो कभी भी नीचे नहीं कटना चाहिए। आपका कैमरा में कभी फोरहेड नहीं दिखना चाहिए और ये कट जाना चाहिए, क्योंकि ये मूव नीचे का डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे आप हमेशा देख सकते हो कैमरा आपका फोरहेड काट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कटना चाहिए। मुँह कभी भी नहीं कटना चाहिए। अब बात करते हैं कंपोजिशन का कि आपने फ्रेम कर लिया, मैं ये करने वाला हूँ। कंपोजिट क्या करेंगे? मतलब कंपोजिटिंग को समझिए, एक तरह से लेयरिंग वाला सिस्टम कह लीजिए। तो यहाँ पे होता है कि लेंस क्या दिखेगा, ये अब कर रहा है। आपने फ्रेमिंग से ये मतलब है कहाँ देखना है, ठीक है? वो आपने कर लिया। लेंस क्या देखेगा? लेंस को क्या देखना है? इसका देखना है, किसको देखना है? पीछे का फ्रेम देखना है, किसको देखना है? वो इसका काम पड़ जाता है। कम से जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं तो पीछे का जो चीज़ है वो देखना ज़रूरी है कि नहीं? ये कैरेक्टर है, दीवार काँच का एक दीवार है, वो देखना ज़रूरी है कि नहीं? कैरेक्टर है, पीछे क्या है, देखना ज़रूरी है कि नहीं? ये सब अब कंपोज़िशन वाले लेवल में आते हैं। यहाँ पे आप टेक्निकल डिटेल्स आ जाएँगे, जैसे कि एपर्चर कितना है, दूसरा एफओवी, फील्ड ऑफ व्यू यानी कि कितना एमएम आप यूज़ कर रहे हो, फिर आईएसओ। जनरली सिनेमा कैमरा में 2 ही आईएसओ होता है, कहने को सब रहता है, लेकिन क्योंकि सेंसर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में सिर्फ एक ही कंट्रोल होता है, जो उसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का है। तो जो डुअल गेन रहता है उसमें 2 फिज़िकल सर्किट रहती है, तो वो 2 आप करोगे। कैमरा कभी भी कोशिश नहीं कीजिए कि बीच में शूट करें। तो आईएसओ वाला सेटिंग होता है, फिर होता है लाइटिंग। ऑब्वियसली लाइट कितना लाइट है उसके हिसाब से आप कैमरा को एडजस्ट करोगे। फिर हो गया शटर एंगल। अब ये समझना ज़रूरी है कि फ़िल्म कैमरा में सब लोग शटर एंगल यूज़ करते थे, क्योंकि वो ऐसे घूमता रहता है, डिस्क रहता था, और 180 का मतलब हो गया कि आपका फ्रेम जो है आधा टाइम एक्सपोज़ रहेगा। फिर उसका 270 का मतलब हो गया सिर्फ 1/4 एक्सपोज़ रहेगा, जितना भी आपका फ्रेम रेट है उससे 1/4 में। तो मैथमेटिकली ये पूरा ट्रांसलेट नहीं होता, लेकिन सिनेमा कैमरा में हमेशा आपको शटर एंगल मिलेगा, ना कि शटर स्पीड। हम लोग का जितना कैमरा होता है उसमें शटर स्पीड मिलता है, जितने भी सिनेमा कैमरा होता है तो शटर एंगल मिलता है। तो ये होता है। अब इसके बाद समझिए यहीं से आप पेंटिंग कर रहे हो, चीज़ कैसा दिख रहा है। जैसे बोला ना कि इतना आप बैकग्राउंड ब्लर दे रहे हो, इसमें आप बैकग्राउंड ब्लर कितना दे रहे हो, इसमें नहीं दे रहे हो कि पीछे आगे पीछे वाला सारा सीन है। क्यों है? डिज़ाइन किसी ने बैठ के सोचा है कि क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उसमें कैसा कन्वे होगा, ये आप करेंगे। जैसे कि अगर आप F2 इस्तेमाल करते हो, यानी कि बहुत शैलो एपर्चर करते हो, जैसे कि जोकर में हो या वॉकिंग फिनिक्स जब इसमें हर में काम कर रहे थे, तो आप ये का 2 तरीके से कर सकते हो कि जो आप आइसोलेशन दिखाना चाहते हो, तो आइसोलेशन दोनों हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया दुखी है, लेकिन आप खुश हो, तो आइसोलेट कर सकते हो कि एकदम इसको बैकग्राउंड ब्लर को एकदम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में चले जाओ, कैरेक्टर को मुस्कुरा रहा है, बाकी सब लोग सिर झुका के नीचे लगे हुए हैं, ही इज़ एन्जॉयिंग इट। तो आप वो दिखा उल्टा भी दिखा सकते हो कि सब लोग ठीक-ठाक हैं, खुशी में हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बुरा हो गया है, ये बैंड बज गया है, डिवोर्स दे दी है बीवी, तो उसके बाद ये मतलब आराम से आप दिखा सकते हो दुखी। एक पिक्चर का है, अच्छा पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो आइसोलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं F2 पे चला जाता हूँ, आइसोलेटेड होगा। उल्टा भी कर सकते हैं कि आप F4 पे चले जाइए, तो एक्शन सीन पे आने के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों चाहिए? एक्शन सीन में मूवमेंट बहुत होता है, और मूवमेंट 3 डायमेंशनल नहीं होगा अगर आप फोर्स कर देते हो एक्टर को, यानी अपने टैलेंट्स को, कि भैया तुम एक ही लाइन पे काम करो, क्योंकि उससे आगे जाओगे फोकस खत्म हो जाएगा। तो वो कर दिया जाता है। एक्शन के लिए थोड़ा-सा एपर्चर डाउन कर दिया जाता है। फिर आपका हो गया कि लाइटिंग में कितना आईएसओ है, कितना ये सब है। ये सब इसलिए कहते हैं कि अगर आप लो लाइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा मूडी बना रहे हैं, जैसे कि ये सिनिकल लगता है कि भैया कुछ गंदा होने वाला है। ये समझ लीजिए कि थोड़ा-सा दिख रहा है कि कुछ होने वाला है। ये काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी चिल है। लाइटिंग से ये कंट्रोल है, ये समझिए कि आपका शटर स्पीड, मोशन ब्लर सीधा कंट्रोल होता है आपका शटर स्पीड से। तो शटर स्पीड या शटर एंगल जो कहना है, तो ये सारा चीज़ कंपोज़िशन के लेयर में आता है। आपने फ्रेम कर लिया कि भैया मैं ये दिखाना चाहता हूँ। मेरा रूल ऑफ थर्ड हो गया है, सारा चीज़ सेट हो गया है, मैंने ये करना है, ठीक है। उसके बाद कंपोज़िशन में आप आइएगा कि हाँ भैया एपर्चर कौन-सा सूट कर रहा है। ऑब्वियसली ऐसे अलग-अलग करके परत दर परत नहीं होता है, उनके दिमाग में सब पैरेलली कैलकुलेशन चलता रहता है, लेकिन लॉजिक यही है।
अब बात करते हैं लाइटिंग का, जो फाइनल लेयर होता है। तो लाइटिंग डिसाइड करता है कि आप देखोगे क्या। जैसे कि बैटमैन में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि वो उसका फ़ील है, बैटमैन का वो फ़ील है। सुपरमैन वाले में सुपरमैन काफ़ी ब्राइटली लिट रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सीन है। आप आयरन मैन में देखिए बहुत जगह आर्टिफिशियल लाइटिंग से वो लिट रहता है। क्यों? क्योंकि उसका टेक्नो फ़ील है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और लाइट ही सब चीज़ कंट्रोल करता है। कैमरा कंट्रोल आप समझिए लाइट के हिसाब से किया जाता है। तो लाइट आपका सबसे पहले दादाजी बनता है। और यहीं पे समझिए कि हम लोग नेचुरल लाइटिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि आउटडोर शूट कर लो, ये सब है, बेस्ट आउटपुट मिलता है, कोई डिस्कशन नहीं, बम बम, अति उत्तम। प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं मिलता सर। और कंट्रोल के लिए लोग इतना सीरियस होते हैं कि कई कई बार पूरा शूट को दूसरे लोकेशन पे करना पड़ जाता है कि भैया वहाँ लाइटिंग अच्छी आती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप एक कोई सीन शूट करना चाह रहे थे, लेकिन मौसम बदल गया उस जगह पे। किया क्या है पिक्चर में कि भैया ये शूट को दूसरी जगह कर दो, वहाँ लाइटिंग अच्छी आती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो लोकेशन डिपेंडेंट होता है लाइटिंग। तो ये नेचुरल लाइट सबसे बेस्ट आउटपुट देगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ है उसमें। फिर आर्टिफिशियल लाइट क्यों नहीं करते? आर्टिफिशियल लाइट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है 2 चीज़। वो होता है कि पहला महँगा बहुत होता है, दूसरा वो एक स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि सेटअप करना है। जैसे गोल्डन आवर मैं बोलता हूँ, गोल्डन आवर घड़ी के बजाय आपको उसके हिसाब से करना है, नहीं तो वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ लाइटिंग में काफ़ी लोग लगते हैं, लाइट लगाएँगे, वो डिफ्यूज़र्स लगाएँगे, बाउंस करेंगे, सब चीज़ करेंगे और कई बार सेटअप होता है तो टाइम बहुत लगता है। मतलब एक शॉट जो आपका 30 सेकंड का होगा, आराम से 3-4 घंटे उसका लाइटिंग में लग सकता है, आराम से। मतलब कुछ-कुछ केसेस में बहुत एलैबोरेट हो तो पूरा दिन लग जाएगा कि हाँ भैया, आज हम कर रहे हैं, कल शूट करने वाले हैं। ये भी होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी का काम होता है, मतलब सिनेमेटोग्राफर का काम होता है कि लाइटिंग क्रू को बताना है। लाइटिंग क्रू को बोलेंगे देखो भैया हमको वहाँ पे एक फिल लाइट दे दो, यहाँ पे हमको एक ठो की लाइट दे दो, यहाँ पे एक ठो थोड़ा बाउंस बैक लाइट दे दो, यहाँ पे थोड़ा-सा सॉफ्ट कर दो लाइट को। जैसे मैंने नीचे एक ठो मुंबई वाले सिनेमेटोग्राफर का है, थोड़ा मतलब एड-वुड पे काम करता है, वो बताते हैं उन लाइट क्रू को बोलते हैं भैया मेरे को यहाँ सुंदर लाइट चाहिए। लाइट क्रू सँभालता है कि अच्छा इनको इस तरह का लाइट चाहिए, हम यहाँ पे लाइट रखते हैं, उसमें 3-4 ऑप्शन रखते हैं। जैसे कि फेड बॉक्स रखेंगे, बाउंस करेंगे या लाइट का जो करेंगे और वो दिखाएँगे सिनेमेटोग्राफर, देखो हमने ऐसा लाइट बताई, आप बताओ आपको क्या सूट कर रहा है। एक फीडबैक लूप होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और लाइट वहाँ लगा दिया, काम खत्म। ज़रूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। लाइटिंग वाला भैया मैंने लाइट, आप बोलने को कुछ भी बोल दो, लेकिन सर वो आएगा कि नहीं वो हमें देखना होता है ना। तो इसीलिए सब आगे पीछे का काम होता रहता है। जैसे हाई की जो हम लोग देते हैं, लाइटिंग में जनरली 2 कैटेगरी आती है, हाई की लाइटिंग होगी, लो की लाइटिंग। हाई की हो गया आपका सब चीज़ ब्राइट है, कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि शैडो बहुत डार्क है, ब्राइटनेस बहुत ब्राइट है। फिर लो की हो गया जिसमें सब चीज़ थोड़ा टोन डाउन जैसा लग रहा है, डायनामिक रेंज बहुत कम है, लेकिन इसका भी एक अलग फीलिंग है। आप दिखा सकते हो, ये आप पे है। जैसे कई बार हॉरर में आजकल ये किया जा रहा है कि उसमें ब्राइट में कर रहे हैं। पहले हॉरर सिर्फ डार्क में होता था, आजकल हॉरर को इसमें ब्राइट में भी करने लगे हैं। थोड़ा-सा अलग सा एलिमेंट देता है, थोड़ा हॉरर का एलिमेंट बहुत अच्छा आता है इसमें। ख़ास तौर पे अगर साइकोलॉजिकल हॉरर है, वो इस तरह के एनवायरनमेंट में बहुत बम-बम चलता है। तो लाइटिंग से भी समझिए, यही 3 मेन काम होता है, फ्रेम करो, आप उसका कंपोज़िशन करो और लाइटिंग करो। ये मेन काम आपको सिनेमेटोग्राफर के सिर पे दिया जाता है कि भैया डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, वो हिसाब लगा रहा है, बजटिंग कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है और वो बोला देखो भई हमको ये चाहिए। आप कैसे डिलीवरी करते हो, ये तीनों चीज़ का नॉब को आप कंट्रोल करोगे और आउटपुट दे दोगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिनेमेटोग्राफर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।